ये पेरिस से अमीर घर का रिश्ता आता है और लड़के वाले ये रिश्ता पक्का कर कुछ ही देर में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। गांव के कुछ लोग गरीब निशा के घर इतने अमीर लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही निशा और उसका पूरा परिवार बाहर आता है सब आपस में बातें करते हैं। बहन, लड़के वाले काफी अमीर लग रहे थे, हमारी निशा का रिश्ता पक्का हो गया क्या? मेरी निशा का रिश्ता पक्का हो गया है, अब तो मेरी बेटी विदेश में जाएगी। जानती हो कहाँ से रिश्ता आया था? लड़के वाले पेरिस में रहते हैं। शांति, अपनी बेटी का रिश्ता 7 समंदर पार करवा कर तुम खुश हो रही हो? अगर मैं होती तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता इतनी दूर कभी ना करवाती। तुम जानती भी हो पेरिस में कितने बुरे लोग रहते हैं। मैंने तो सुना है वहाँ के अमीर लोग हम गरीब लोगों की बेटी से शादी कर लेते हैं और उन्हें पेरिस में ले जाकर नौकर बना कर रखते हैं और बहुत लोग तो उन्हें बेच देते हैं। अपनी कुछ पड़ोसन की बातें सुनकर शांति और विनोद काफी परेशान हो जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब शांति के रिश्तेदारों को पता चलता है कि निशा का रिश्ता पेरिस के अमीर लड़के से लग गया है तो वो लोग भी घर आते हैं। भैया, तुम तो बहुत बुरे हो, आखिर तुमने दिखा ही दी ना अपनी और पराई बेटी में फर्क। वैसे तो तुम कहते थे कि तुम मेरी अंजलि के लिए भी बहुत अच्छा लड़का देखोगे, पर जब पेरिस से रिश्ता आया तो तुमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बहन, ऐसा नहीं है। मैंने हम दोनों की बेटी की फोटो लड़के वालों को भेजी थी। अब लड़के वालों को अगर निशा पसंद आई तो इसमें हमारी क्या गलती? हाँ भैया, तुम्हारी क्या ही गलती होगी, पर मैं तो खुश हूँ जो लड़के वालों ने निशा को पसंद किया, क्योंकि वो लोग अगर रिश्ता लेकर आते तो भी मैं अपनी बेटी की शादी पेरिस में नहीं करती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जो भी आता है वो सुरेश और शांति के कान भरते और NRI बिजनेसमैन लड़के के बारे में शांति और सुरेश को भड़काते हैं। लोगों की बात सुनकर एक रात सुरेश जब अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहा होता है तो अपनी बेटी और बीवी से कहता है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता पेरिस में करके लगता है गलती करी है। जिसको देखो वो यही कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता पेरिस में नहीं करना चाहिए था। शादी में अभी समय है, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं अपनी बेटी को 7 समंदर पार नहीं भेजूंगा। मैं नहीं जानता वहाँ के लोग कैसे होते हैं, और अगर मेरी बेटी इतनी दूर चली गई तो मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा कि वो कैसे अपने ससुराल में रह रही है, और मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। अगले महीने शादी है, हमने सारी तैयारी कर ली है। अगर अब रिश्ता हमने तोड़ा तो आप जानते हैं ना, कोई हमारी बेटी का हाथ नहीं थामेगा। पापा, फिक्र मत कीजिए, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अगर मेरी किस्मत में दुख होगा तो मैं गांव में रहकर भी दुख काटूंगी, और अगर मेरे नसीब में खुशियां होंगी तो मैं पेरिस में भी खुश रहूंगी। माँ सही कह रही है, हम गांव में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। अगर किसी भी वजह से मेरा रिश्ता टूटा तो लोग मुझ में ही कमियां निकालेंगे, और मेरी वजह से आपकी बदनामी हो मैं ये देख नहीं पाऊंगी। अपने गरीब माँ बाप के लिए निशा पेरिस के लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और बहुत जल्द निशा की शादी होती है। पंकज बेटा, मैं अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला है। मेरी एक ही बेटी है। पेरिस में उसे कभी दुख मत देना। वो गांव की देसी लड़की है, विदेश के तौर तरीके नहीं जानती। अगर उससे कभी गलती हो तो माफ कर देना। भाई साहब डरिए मत, निशा मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और देखना पेरिस में जाकर वो भी हमारी तरह लग्जरी लाइफ जिएगी। चलो निशा, गाड़ी में बैठ जाओ, हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है। निशा अपने घर वालों से मिलकर एयरपोर्ट जाती है और कुछ ही देर में निशा अपने पति, सास और ससुर के साथ पेरिस पहुंचती है, जहां निशा की 2 जेठानी और नंद निशा का देसी लुक, जूड़ा, गजरा, गहना और सिर पर दुपट्टा देखकर मुंह बनाती हैं। माँ जी, आप तो कह रही थी कि मेरी देवरानी हम दोनों से अलग है, पर इतनी अलग है ये नहीं बताया था। आप तो बिल्कुल गाँव की देसी गवार उठाकर ले आई है। इसे तो ना कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही मेकअप करने का। माँ, आप मेरे लिए कैसी भाभी लेकर आ गई हैं? इन्हें तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा पाऊंगी। आप क्या चाहती हैं? बाहर के लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो? उनके कपड़े देखिए, बिल्कुल 3rd क्लास है। हम कहाँ लग्जरी लाइफ जीने वाले और कहाँ ये गोबर मिट्टी में रहने वाली। बस काजल, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे निशा बहुत पसंद है और बोलो मत, हम भी इंडियन हैं। हम भी किसी छोटे से गाँव से निकल कर जाना है आगे की पढ़ाई करने, आखिर उसे इंजीनियर जो बनना है। मेरे दोनों बच्चों को साइंस लेना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। बेटे को शहर जाकर सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाना है, इंजीनियरिंग का। इतने पैसे कहाँ से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बोलकर सुरेश परेशान हो जाता है और वो अपने दोनों बच्चों के पास जाता है और अगले दिन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम करने बाहर जाता है और अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है। अरे भाई, आज तेरा आना कैसे हुआ? बड़े दिनों बाद आया है। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है।
भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए ही तेरे पास आया हूँ। दरअसल मेरा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर के कॉलेज जाना चाहता है। तो अब तू तो जानता ही है कि शहर के कॉलेज कितने महंगे हैं। बेटी ने भी 10वीं में टॉप किया है, अगले महीने उसका भी एडमिशन करवाना है। तो सोच रहा था कि तुझसे कुछ पैसे ले लूं, मैं धीरे धीरे तुझे सब चुका दूंगा। ए भाई, किस्मत वालों को मिलते हैं तेरे जैसे बच्चे। तेरे तो दोनों ही बच्चे होनहार हैं और एक मेरे बच्चों को देख लो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। बड़ी वाली बेटी की शादी तो मैंने 8वीं पास करते ही करवा दी, छोटी वाली पढ़ने में ठीक है, पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता, लड़के नहीं मिलते। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुझसे जो भी पैसा लगाना है अपने बड़े बेटे पर लगा। बेटी तो शादी के बाद घर ही संभालेगी, उसकी शादी बस अच्छे घर में करना। हाँ, तेरा कहना ठीक है यार, पर मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो IPS ऑफिसर बनना चाहती है। अरे बेटियों के तो ऐसे ही सपने रहते हैं बड़े बड़े, पर करना तो उन्हें शादी के बाद चूल्हा चौके ही है। मेरी बात मान, बेटी की पढ़ाई के लिए ज्यादा कर्जा मत ले, कल को शादी भी करनी है। अगर ज्यादा कर्जा ले लेगा तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। जो पैसे लगने हैं बेटे पर लगा, बेटी का क्या, जैसा ससुराल रहेगा वैसे राज करेगी। पर अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो अपने बेटे के लिए क्या छोड़ कर जाएगा, कुछ सोचा है तूने? अरे इसलिए बेटे को काबिल बना, बेटी के लिए उसका ससुराल रहेगा। प्रकाश की बातें सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है और उससे 20,000 रुपए लेकर घर आता है और अपनी बीवी को देते हुए कहता है, आशा, ये 20,000 रुपए अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, तुम कल सुमित को दे देना, वो शहर जाकर अपना एडमिशन करवा लेगा। पापा, मेरे भी एडमिशन में 5,000 लगेंगे 11th क्लास का, और मैं भी भैया की तरह साइंस लूंगी। हाँ बेटा, जब तेरा एडमिशन करवाना होगा तो पापा पैसों का जुगाड़ कर लेंगे, अभी भैया को ज्यादा जरूरत है। इतना बोलकर पैसे लेकर आशा कमरे में रखने के लिए चली जाती है और अगली सुबह अपने बेटे को देती है। सुमित कॉलेज का एडमिशन करवा कर आ जाता है। सुरेश अब भी परेशान होता है और रात को जब सब खाना खाकर सोने जाते हैं तो सोने से पहले सुरेश अपनी बीवी से कहता है, अरे आशा, तुम तो जानती हो हमारे हालात, मैं महीने के बस 30,000 कमाता हूँ, उसमें बच्चों की पढ़ाई, घर खर्चा, मेरी बीमारी, फिर बच्चों की शादी, बहुत सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं सोच रहा था कि मालती को आगे न पढ़ाया जाए, वैसे भी शादी के बाद उसे घर ही तो संभालना है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना हमारी बेटी कितनी होशियार है और वो आगे पढ़ना चाहती है। मैं समझ रहा हूँ आशा, तभी तो कह रहा हूँ, या तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि पहले सुमित की पढ़ाई पूरी करवा देते हैं, 2-3 साल में सुमित की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद हमारा बेटा हमारा भी सहारा बन जाएगा और अपनी बहन की आगे की पढ़ाई भी करवा देगा। नहीं जी, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, मैं उनके साथ ये नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई खुद पूरी करवाऊंगी, फिर चाहे मुझे ही क्यों ना काम करना पड़े। आशा अपने पति के फैसले के सख्त खिलाफ हो जाती है और ये सब कुछ मालती सुन लेती है और अपने भाई को बताती है। अब अगली सुबह जब मालती एडमिशन के लिए स्कूल नहीं जाती तो आशा उसे घर में देखकर कहती है, मालती, आज तो तुझे स्कूल जाना था एडमिशन करवाने के लिए, तू स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 साल पढ़ाई से गैप ले लूँ। अभी भैया के एडमिशन में इतने पैसे लगे हैं, पापा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ माँ, मालती की आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा, बस जल्दी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए और अच्छी जॉब मिल जाए, उसके बाद मालती IPS ऑफिसर बनेगी, है ना मालती? सुमित और मालती की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें भर आती हैं और वो अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद सुनिए जी, अब ठंड आ चुकी है, सारे बिस्तर रजाई पुराने हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि आज मार्केट से नए कंबल और रजाई ले आएं और बच्चों के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े भी। बाहर बाजार में सेल लगी है। ठीक है मालती, तुम घर संभालना, हम अभी आते हैं और फिर 2 दिन के बाद शहर जाएंगे तुम्हारे भैया से मिलने उसके कॉलेज। इतना बोलकर आशा और सुरेश बाजार जाते हैं और जब सर्दियों के लिए कंबल और रजाई देख रहे होते हैं तो वहीं आशा की मुलाकात अपनी भाभी से होती है। अरे आशा, तुम यहाँ अब तो घर भी नहीं आती हो, वैसे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पेरिस में आए हैं और आज तुम मम्मी पापा की बदौलत ब्रांडेड कपड़े पहनकर घूम रही हो। अगर उन्होंने मेहनत न की होती, अपना खुद का बिजनेस न खड़ा किया होता तो शायद हम भी गाँव की मिट्टी में ही पले होते। पंकज की बात सुनकर कविता, सुमन और काजल का मुंह बंद हो जाता है और वो तीनों पैर पटक कर अंदर चली जाती हैं।
जिसके बाद आशा अपनी बहू बेटों को दरवाजे पर रखती है और खुद रसोई से पूजा की थाल और कलश लेकर आती है और अपनी बहू की आरती उतार के उसका गृह प्रवेश करवाती है। तो वहीं निशा जब अपना बड़ा सा आलीशान महल जैसा घर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरा ससुराल कितना अमीर है, मैं गांव की लड़की छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाली, मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। बहू क्या हुआ, घर देखकर घबरा रही हो? डरो मत, ये तुम्हारा ही घर है। जैसे मेरी यहाँ दोनों बड़ी बहू बेटी रहती हैं वैसे ही तुम भी रहना। जहाँ पर सब कुछ ब्रांडेड है, हमने जो कपड़े पहने हैं वो ज़ारा के हैं, हमारे जूते 20,000 के हैं और तुम्हारी सास ने जो बैग लिया है वो गुच्ची का है। पंकज, कल तुम बहू को मॉल ले जाकर शॉपिंग करवा देना। तांगे में बैठने वाली अब कार में बैठकर पेरिस की रोडों पर घूमेगी। निशा बहू, तुम अपनी जेठानियों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और जाकर आराम कर लो। आशा के कहने पर निशा अंदर जाती है और जब वो लोग अपने कमरे में जाते हैं तो पंकज अपने फिंगरप्रिंट लगाता है और उससे कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अब जब निशा अपने कमरे में जाती है तो मुलायम मखमल बेड देखकर वो काफी खुश होती है। ये बेड कितना मुलायम है, कितना मजा आ रहा है इस पर बैठने पर। निशा, ये तो बस शुरुआत है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ डिनर करेंगे। इतना बोलकर पंकज अपना वॉशरूम दिखाता है और कैसे शावर चलता है, किधर चलेगा, ये सब कुछ निशा को सिखाता है। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आता है, जहाँ कुछ नौकर खाना सब खा रहे होते हैं। तुम खाने को क्या देख रही हो? उप्स, हम तो भूल ही गए, तुम तो गांव की देसी गवार हो। हाँ, तो सही कहा ना, आज से पहले कांटे चम्मच का तो इस्तेमाल किया ही नहीं होगा। सुमन, ऐसा क्यों बोल रही हो? हर इंसान धीरे धीरे चीज सीखता है। निशा, डरो मत, तुम भी सीख जाओगी, बस तुम हमें खाते हुए देखो। अब निशा घर वालों को देखकर उनकी तरह खाने की कोशिश करती है, पर वो खा नहीं पाती और उसका खाना नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सुमन, कविता और काजल जोर जोर से हंसने लगती हैं। गांव की गवार को कितना ही क्यों ना कुछ सिखा दिया जाए, वो गवार गवार ही रहता है। बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। माना कि निशा बहू गांव से है, पर वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी गांव में नौकरी करती थी, इस तरह उसका बार बार मजाक बनाना सही नहीं। और निशा बहू, मैं जानती हूँ, गांव में शादी के बाद बहू अपनी पहली रसोई करती। यहाँ पर हम भी तुम्हारी पहली रसोई करेंगे, पर 2 दिन बाद। ये तो परफेक्ट है, अब मैं आराम से 2 दिनों तक निशा को पेरिस घुमा पाऊंगा, वो भी अपनी लैम्बोर्गिनी से। ससुराल में आकर निशा काफी खुश थी। अगले दिन पंकज और निशा तैयार होते हैं और पंकज निशा को अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी में बिठाता है और कुछ देर में वो लोग एक बड़े शोरूम में जाते हैं, जहां पंकज अपनी पसंद के निशा को कुछ डिजाइनर ड्रेस और सैंडल दिलाता है। ये 1 पीस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, तुम अपनी पहली रसोई वाले दिन यही पहनना मैडम। आप एक काम कीजिए, 1-2 ड्रेस, सूट और साड़ी पैक कर दीजिए। पंकज जी, सूट और साड़ी तो ठीक है, पर मैं 1 पीस गाउन, इस तरह की ड्रेस नहीं पहनती। नहीं पहनती तो क्या हुआ, ले लेते हैं, क्या पता कभी तुम्हारा मन बदल जाए। इस तरह पंकज कुछ ड्रेस और सैंडल साथ ही पर्स दिलाकर निशा के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। पेरिस का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, मैं अपनी सारी बिजनेस की डील करने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आता हूँ। मैं छोटे से गांव की लड़की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पेरिस जैसे इतने बड़े शहर में हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। कल तुम्हारी पहली रसोई है, माँ की कुछ दोस्त घर आएंगे, जिसमें से कुछ इंडियन है और कुछ पेरिस की रहने वाली हैं। कल देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। कुछ देर में पंकज निशा को पेरिस की मोस्ट पॉपुलर जगह पर ले जाता है और शाम को निशा घर आती है। अगले दिन निशा की पहली रसोई होती है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाती है और रसोई में जाती है और नौकरों की मदद लेकर इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक